प्रियदर्शी जी का हमारे मंच पर, बाइस्कोप के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी जी, आप सबसे पहले बोकारो को किस तरह से देख रहे हैं? आज जो हमारा विषय है बीच बहस में बोकारो। देखिए, बोकारो शहर जब बना सोवियत रूस की उस समय तकनीकी और दूसरी सहायताओं से, तो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में ये जिसको हम कह सकते हैं कि स्टार सिटी के रूप में ये उभरा और इसमें काफी तेजी से खासकर तकनीकी और जो व्यवसायिक और रोजगार के संबंध में इसका काफी अच्छा स्थान रहा और भारत के विकास में, भारत की आर्थिक प्रगति में, सामाजिक प्रगतियों में भी ये साथ में रहा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सही में बोकारो शहर कहीं बीच में छूटता हुआ बाद में दिखने लगा। आज जिस बोकारो की हम कल्पना कर रहे हैं उसको आज भी हम एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इस जिले को और साथ में एक शैक्षणिक कहते हैं जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल सिटी के रूप में देखते हैं झारखंड में, और भारत में भी इसकी काफी ऊंची कह सकते हैं कि मापदंड में इसको देखा जाता है। जहां तक ये शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थान हो, यहाँ के छात्र वहाँ देखे जाते हैं। यहाँ के स्कूल अपने आप में काफी प्रसिद्ध रहे, लेकिन वही 12वीं के बाद यहाँ पे शिक्षा कहीं छूट सी गई। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, यहाँ के स्कूल जो रहे, आप जैसा बता रहे कि बेस्ट स्कूल रहा, और बोकारो जब 1964-65 में बना तो एक पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी उस वक्त। और 1972 में जब पहली बार उत्पादन हुआ था तो मानिए कि पूरे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए, झारखंड हालांकि बना नहीं था लेकिन ये गर्व की बात थी, लगता था कि कितनी बड़ी दौलत हमने पा ली है और उस सफर में बोकारो आगे बढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा बोकारो पिछड़ गया, और जो वजह आप बता रहे हैं कि उस वक्त संयुक्त बिहार था, लगता है कि उस वक्त सरकार की तरफ से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि स्कूल तो बेहतर थे लेकिन जो आप आगे कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे कि हम स्टूडेंट्स को तैयार कर सके। आज यदि इस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं कि ये एक विकसित देश के रूप में ही अपने को मान रहा है, अब वो पुराने गरीबी के, बेरोजगारी के या दूसरे विकास के मापदंड अब पीछे छूटते जा रहे हैं। अब जो नए मापदंड आ रहे हैं उनके अनुसार जो हम लोग कहते हैं जीआरई, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन, वो बोकारो में काफी पीछे है। और छात्र की जो समस्या है जिसको हम पलायन की कहते हैं, एक तरह से माइग्रेशन, वो यहाँ के छात्र माइग्रेट करके हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जा रहे हैं और उसके बाद पुनः वो घर पे कभी नहीं आने की उनकी स्थिति है कि अगर वो बाहर से एजुकेशन कर लेते हैं, मान लीजिए बेंगलोर, मुंबई, पुणे या चेन्नई से, तो फिर वो वापस, लेकिन यहाँ उनको कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिए वो गए, लेकिन क्या वो कब यहाँ पे आएंगे? इसमें 4 मुख्य बातें मैं समझता हूँ जो कि मेरे समझ से, मेरे जो अपनी अनुसंधान है यहाँ के लिए, सबसे 4 फैक्टर जब तक यहाँ साथ में काम नहीं करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है गवर्नेंस का। गवर्नेंस में शासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्वाभाविक रूप से रहेगी, क्योंकि सरकार ही टैक्स लेती है तो जवाबदेह तो उसको ही होना होगा। वो ये नहीं कह के पल्ला झाड़ सकते कि जनता को आगे सब बातों में आना है, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं, उनके हाथ में सभी तरह के अधिकार है, तो उन्होंने ही उसमें आगे आना चाहिए। दूसरी जो इसमें है वो है एकेडमी का। अपने जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो प्राध्यापक लोग हैं वो भी जब तक सामने आगे नहीं आएंगे समाज में, तब तक उनका भी कोई बहुत बड़ा अभी यहाँ पे छवि दिख नहीं पाता। जिस हिसाब से हम सरोकार की बात करते हैं तो वो भी कमी दिखती है। जिस तरह हम दूसरे जगह जेएनयू में या डीयू में या दूसरे यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि किस तरह से वहाँ के प्राध्यापक लोग आगे आकर जनता से भी बातें कर लेते हैं और छात्रों को भी प्रभावित कर लेते हैं। तीसरी जो फैक्टर है वो उद्योग है। औद्योगिक क्षेत्र होते हुए बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे सबसे कम जॉब है। जैसे एक बोकारो की एक और समस्या साथ में कि सबसे एक कोयला उत्पादन करने वाला जिला होते हुए भी यहाँ सबसे ज्यादा बिजली
की समस्या से ग्रसित है। इसी प्रकार यह भी एक प्रकार की विडंबना है कि उद्योग होते हुए भी जॉब बच्चों को, तकनीकी बच्चों को भी जॉब उपलब्ध इतना नहीं है, और है भी तो वो काफी कम जिसको कहते हैं कि वेतनमान पे है, जो कि इतना उचित नहीं है। और चौथी जो इसमें जो भूमिका है वो है कि निश्चित रूप से सेल की, चूंकि ये बोकारो शहर बना ही था बोकारो सेल के आधार पर, तो उनकी भी कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों में उनकी भूमिका है, जिससे वो अब पाला नहीं झाड़ सकते। जब ये प्लांट खुला था और विश्व स्तर पर इसका नाम था, सोवियत रूस ने एक अनोखा प्लांट यहाँ पे स्टील प्लांट बनाया था, और लोगों ने, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा और एडिटर महोदय ने भी, कि बहुत बड़ा दंश विस्थापन का झेला, तो आज इनको कौन क्षतिपूर्ति करके देगा? तो स्थानीय लोगों को रोजगार कौन देगा? जब आपने पहले तो बहुत प्रॉफिट कर लिया, कहते हैं कि बड़े बड़े युद्ध में और रेलवे लाइनों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बहुत बड़े बड़े पुल बनाने में हमारे ये उत्तम क्वालिटी के स्टील का प्रयोग, आज वो उसको कौन देगा रिटर्न? एक उदाहरण देखिए, झारखंड में हमारे सामने जमशेदपुर का है कि जब वहाँ स्टील प्लांट और वहाँ बड़ी फैक्ट्री लगी तो छोटी छोटी कई इंडस्ट्री डेवलप हुई, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बदली, तस्वीर बदली। लेकिन बोकारो में उस चीज की कमी देखी। क्या माना जाए कि जो हमारा स्टील सिटी या फिर स्टील प्लांट जो है वो बरगद का पेड़ हो गया कि जहाँ छोटे छोटे पौधे नहीं पनप सके, या फिर कहीं न कहीं गवर्नेंस की तरफ से, या फिर पलायन जिसे कहा जा सकता है कि ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं, कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे कि आईआईटी और एम्स चले गए और वो दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आए, या बोकारो में उनके लिए उन्हें कुछ खास गुंजाइश नहीं दिखी करने की। बिल्कुल सही है। इसमें मैंने जैसा कहा कि शासन का एक बहुत बड़ा योगदान है, और खास करके हमारी विधायिका का भी, हमारी जो माननीय विधायक और जो हमारे कानून बनाने वाले सब लोग बैठे हुए हैं रांची में, कि अभी यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या उद्योगपतियों की है कि जमीन की, उनको बड़ा लैंड नहीं उपलब्ध हम करा पा रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो। बहुत सारे एक्ट है, मैं किसी एक्ट का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक व्यवस्था तो उनको करानी चाहिए। जब वहां से आप अगर देखेंगे कि किसको, किस राज्य को कितना आवंटित हुआ रिसर्च का पैसा भारत सरकार के द्वारा या एमएसएमई का पैसा, तो आप देखेंगे कि झारखंड को बहुत कम पैसा अलॉटमेंट हुआ है जी, और वो एकदम मार्जिनल है, और उसमें बोकारो जिला तो आप समझिए कि उसको आप गिनिए ही नहीं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण इन लोगों से पूछेंगे तो उद्योगपति कहते हैं कि भाई मुझे जब तक जमीन नहीं मिलेगी, विवादास्पद जमीन नहीं, हमें क्लियर कट जमीन, लैंड नहीं जब स्पष्ट रूप से मिलेगी, तो हम किस प्रकार से उसका हम यहाँ पर प्लांट लगा पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते ही में गुजरात में उनकी जो एक सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट आया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, मुझे वहाँ जा करके जाने का मौका लगा, और वहाँ पे 4-5 दिन में रुका भी था, कई अपने बच्चों के प्लेसमेंट इत्यादि के चलते। तो मैंने वहाँ पर देखा कि किस तरह से सरकार ने ये वहाँ पर इन चीजों को स्थापित किया है। इवन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ पे आ चुका है। तो ये हमें सिर्फ ये कहने से नहीं कि वो राज्य से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो किस प्रकार वहाँ हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं तो उस मामले में तो हम पिछड़े हैं ही। बिल्कुल, आप लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, और स्टूडेंट्स को या यहाँ जो चाहते हैं कि उस तरह की उन्हें स्किल मिले, उसके लिए आप लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। तो लेकिन लगता है कि आप लोगों को भी काफी वक्त लगा इस प्रयास को शुरू करने में, और इस तरह के प्रयास बहुत पहले शुरू होने चाहिए थे। वक्त लगा, और अभी भी मैं उससे अभी पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी प्रयास वो दिशा में चल ही रहा है, और स्वाभाविक है कि इस मामले में खैर जहाँ तक हमारी संस्था की बात है, वहाँ शासन भी काफी आगे आए हैं। उन्होंने हमें जियाडा ने हमारे साथ एमओयू किया, और प्रशासन ने हमें कई तरह की बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और छात्रों को बहुत सारी छात्रवृत्तियां, तो खास करके जो जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, तो आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा कैसे? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ी 2 मापदंड है, एक तो आर्थिक पैसा अगर नहीं है तो अच्छी एजुकेशन आपको इंजीनियरिंग और इसकी मिलेगी नहीं, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, मेधा भी। मैं किसी स्कूलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं अपने यहाँ बोकारो के, लेकिन अगर आप सिर्फ 90% को ही लेंगे
चाहे कारण कुछ भी हो, तो कुछ न कुछ लोग तो छूट ही जाएंगे उसमें, तो उनका इंक्लूसिवनेस तो नहीं हो पाएगा। और उसी तरह आर्थिक रूप से भी आप, ये एक तरह का प्रतिबंध है जी। और इन प्रतिबंधों से एक समाज बराबर छूटता चला जाएगा और वही बीच में रह जाएगा। आपने जैसा कहा, बीच में रहना मतलब वो कभी अपने लक्ष्य को पहुंच ही नहीं पाए। बिल्कुल, आप लोगों की तरफ से जो प्रयास शुरू किया गया, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे कि क्या क्या कोर्सेस हैं और किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं बच्चों को। देखिए, ये गर्व की बात है, मैं कह सकता हूँ कि अपना ये झारखंड का एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अपना स्थापित है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा। जी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तरसेम सिंह सर और हमारे सचिव महोदय श्री एसपी सिंह सर के अथक प्रयासों और मार्गदर्शन में, और यहाँ पे ये अपने आप में जो बातों की मैं कहा कि ये चीजें हम इसमें लागू करने जा रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे, कि भाई शासन की भी इसमें भागीदारी हो रही है। उन्होंने भी काफी स्कॉलरशिप हमें दिया है, बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां लगभग 40 से 45% छात्र छात्राएं लगभग मुफ्त में पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग एजुकेशन झारखंड में मुफ्त में ले रहे हैं। दूसरी जो है कि रिसर्च में भी काफी MOU हुए हैं और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि नए नए क्षेत्रों में रिसर्च से कुछ यहाँ का हम लोग योगदान कर सकें, पर्यावरण के क्षेत्र में कर सके, आर्थिक क्षेत्र में कर सकें। और जो सबसे खास बात है कि प्लेसमेंट, ये एक यहाँ पे कहना, आज भी मैं कहूँगा तो बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होगा कि भाई ये एक चीज कैसे मैं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े कॉलेज क्लेम करते हैं कि भाई प्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ, तो प्लेसमेंट तो है। अभी ये करीब 30-35 कंपनियां आ गई हैं। और आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले साल 2023 में जी करीब 24 बच्चों का रेलवे में, भारतीय रेलवे में परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हम उन चीजों को धीरे धीरे समाज में अपने आप ये बातें पहुंच रही हैं, उनमें भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि मैं यहाँ भी रह के जो एजुकेशन बाहर 14-15 लाख रुपए में किसी दूसरे राज्य में संभव है, वो मैं 3-4 लाख रुपए में यहाँ पे भी कर सकता हूँ, माता पिता की सेवा भी कर लूंगा साथ में। तो ये कंसेप्ट अभी हम लोग इसको दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह सकते हैं कि बोकारो की धरती या कोयलांचल की धरती में इतनी संभावनाएं मौजूद हैं, या आप दूसरे लोगों को भी इस तरह से यहाँ पे आने के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि यहाँ संभावनाएं मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल संभावना मौजूद है, क्योंकि देखिए सेल प्रबंधन मैंने कहा ना, तो सेल प्रबंधन भी हमारे कॉलेज में आज के तारीख में अपना हाथ बटा लिया है। सेल के BSL के करीब 40 एम्प्लाई, रेगुलर एम्प्लाई हमारे यहाँ अब वर्किंग प्रोफेशनल में इवनिंग क्लासेस में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री लेने के लिए। तो ये किसी भी संस्था का, खासकर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, उनका ये दायित्व बन जाता है कि वो आसपास में उनके हर एक चीजों में उनका सरोकार हो, योगदान हो। सिर्फ डिग्री देके, एक अच्छी पैकेज लेके बच्चे भेजना उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए कि एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या और भी लोग हैं जिनका कि मैं मदद कर सकता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी स्टेशन से आ रही है, तो कोई हर्ज नहीं है कि आपके एरिया के 4-5 लोगों को आप आपकी गाड़ी में बैठा भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, उनको जरूर उनको सुविधा हो जाएगी। तो यही है, इसी मतलब मैं कह सकता हूँ कि मार्गदर्शन पर अपने मैनेजमेंट के और बाकी चीज़ों में, चूंकि मैं भी 15-20 साल बाहर रहा, मेरी भी एजुकेशन PhD भी मेरी डॉक्टरेट NIT जालंधर में हुई, तो बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ने का और देखने का भी मौका लगा। महाराष्ट्र में मैं करीब 10 साल रहा, गुजरात में रहा, हिमाचल प्रदेश में रहा, हरियाणा में रहा, पंजाब में रहा, महाराष्ट्र के बॉम्बे में भी रहा। तो ये सब जगहों में रहने के बाद सब चीज़ों को देखते देखते उन चीज़ों को हम बोकारो में भी अब इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। तो चलिए, आपके अनुभवों का उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड को फायदा मिलेगा और बोकारो को तो फायदा मिल ही रहा है, और भी लोग को प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे। जी, मैं यही कहना चाहता था। देखिए, विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, बोकारो विकसित होगा तो झारखंड होगा, और झारखंड विकसित होगा तो देश होगा। मैं कहता हूँ अगर झारखंड विकसित राज्य नहीं बन पाया तो भारत भी विकसित राज्य नहीं बन पाएगा। और बोकारो जिला, जो कि प्रधानमंत्री के नीति आयोग में के अनुसार एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का में बहुत और भी दूसरी समस्याएं हैं,
सब हम जानते हैं, बहुत तरह की समस्याएं दूसरी भी है, तो वो सब समस्याएं जब तक दूर नहीं होने वाली हैं तब तक ये विकास की कल्पना करना इसको एक अधूरे में ही छोड़ना है। तो चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में बदलाव यहाँ आएंगे, तस्वीर बदलेगी और भी यहाँ इंस्टीट्यूट खुलेंगे, प्रियदर्शी जी जैसे लोग और भी बोकारो में आएंगे, तो वाकई में उम्मीद है यहाँ की तस्वीर बदलेगी। प्रियदर्शी